अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। आज ज़रा देखते हैं इसमें क्या चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले हमारे पास है जनाब डेटाबेस और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल किस तरह से डिफरेंट हैं, फ्लैट फाइल किस तरह से रिलेशनल डीबीएमएस से डिफरेंट है, एप्लीकेशन और डेटाबेस में क्या रिलेशन है, डीबी और एंड यूज़र क्या होते हैं, क्यूरीज एंड फॉर्म्स क्या होते हैं, ज़रा देखते हैं। डेटाबेस वर्सेस डीबीएमएस। देखिए, सिंपल डाटा तो आप समझते हैं, जानते हैं, एक रॉ डाटा होता है। अगर आप सिंपल डाटा को एक्सप्लेन करें, आपका जो भी बायो डाटा है, ठीक है, वो तमाम बेसिकली रॉ डाटा है। लेकिन जब आप उसको कहीं स्टोर कर देते हैं और एक ऑर्डर में, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाता है। तो वो हम जो इनफैक्ट डाटाबेस जो है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है आपके डाटा की। और फिर जब ये डाटा एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर कर दिया जाता है, फिर आप उसको उसी तरह से रिट्रीव भी करते हैं और इसको इजीली आपको कम वक्त में जो भी डिज़ायर्ड डाटा है वो इजीली एक्सेस हो जाता है डेटाबेस के थ्रू। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। देखिए, डेटाबेस जो है ये आपके जो डाटा स्टोर करता है और वो डाटा इंटर रिलेटेड होता है आपस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेटाबेस में अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट का डाटा, अगर डेटाबेस अगर डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसमें आपके टीचर्स का डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा है, कोर्सेज़ का डाटा है, फ़ी का डाटा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटर रिलेटेड होती है, तो हम उसे इनफैक्ट कहते हैं डेटाबेस। तो सिंपली यानी डाटा से रिलेटेड जो भी आपकी वो चीज़ें हैं, वो जब डीबीएमएस में हम स्टोर करते हैं, डीबीएमएस जब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाती है कि एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है आपके डाटा की। फॉर एग्जांपल, देखिए डीबीएमएस की डेफिनेशन क्या कह रही है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा एंड सम सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डाटा। यानी डीबीएमएस में ना सिर्फ आपका डाटा आ गया, वही डाटाबेस की बात हो रही है जो भी हमने डिस्कस किया, और साथ साथ उसने सेट ऑफ प्रोग्राम्स का भी जिक्र किया जो कि उस डाटा को, उस डाटाबेस को हैंडल करेगा। आप डीबीएमएस की बहुत सारी प्रोग्राम्स जो हैं उनको यूज़ करके उस डाटा पर काम कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं वक्त पर। तो डीबीएमएस और डेटाबेस में फ़र्क हो गया। डेटाबेस जो है वो सिंपली आपका डाटा है जो कि स्टोर्ड है हार्ड डिस्क पर फाइल्स के अंदर, जबकि डीबीएमएस जो है वो अलग से यानी वो वाला डाटा भी हो गया साथ साथ, और साथ साथ आपका जो अलग से एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं, वो अलग से कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं उस डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। नीचे ज़रा देखिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज टू मैनेज द डाटा बाय स्टोरिंग इट ऑन द डेटाबेस एंड बाय रिट्रीविंग इट फ्रॉम द डाटा। रिट्रीव कहते हैं निकालना, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये रिट्रीव करना। अगर आपने डाटा स्टोर कर दिया लेकिन प्रॉपर वक्त पर आपको दस्तयाब ना हो सका, अगर वो आप उसको कम वक्त में रिट्रीव ना कर सके, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ ना कर सके, तो वो फिर यूज़लेस है। राइट जी, अब ज़रा देखिए फील्ड, रिकॉर्ड और टेबल में क्या डिफरेंस है। एक टेबल में फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें आपको 3 रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक अली का रिकॉर्ड है, रोल नंबर 1 है जिसका, फिर बिलाल का रिकॉर्ड और उसके बाद कामरान का रिकॉर्ड। तो ये एक फ़ील्ड है, जिस तरह अली, जो अली जिसमें ठीक है ना, ये एक फ़ील्ड है, बिलाल की दूसरी फ़ील्ड है। इसी तरह रोल नंबर जहाँ 1 है ये भी एक फ़ील्ड है, जहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, ये भी एक फ़ील्ड है। जबकि ये जो पहली रो है आपकी अली की, जो कि रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड आप इसे कह सकते हैं, तो ये क्या है, एक रिकॉर्ड। जबकि फील्ड जो है एक, यानी एक रिकॉर्ड में बहुत सारी फील्ड्स आपकी पाई जाती हैं, जबकि बहुत सारी, आप ये समझ लें कि बहुत सारी फील्ड से मिलकर एक रिकॉर्ड बनता है, जबकि बहुत सारे रिकॉर्ड से मिलकर आपका एक टेबल बनता है या एक फ़ाइल बनती है। तो आप इसको एक फ़ाइल भी कह सकते हैं। आपका एक टेबल एक फ़ाइल पर स्टोर होता है डेटाबेस पर, हार्ड डिस्क में। तो ये आपके पास एक टेबल है। अच्छा देखिए, इसमें डिफरेंट कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं और एक 2 डायमेंशनल एंटिटी है, इसको आप कह सकते हैं दिस इज अ 2 डायमेंशनल। वाई? बिकॉज दीज आर रोज एज वेल एज कॉलम्स। आपके पास रोल नंबर पहला कॉलम है, फिर स्टूडेंट नेम सेकंड कॉलम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉलम्स हैं। उसके अलावा 4 आपके पास 3 जो हैं वो रोज़ हैं। राइट जी, तो हमारे पास ज़रा देखिएगा फील्ड की क्या डेफिनेशन बन रही है। ईच यूनिक आइटम स्टोर्ड इन अ फील्ड। एक फील्ड में एक यूनिक आइटम स्टोर होता है।
फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कंप्यूटर स्टोर हुआ था सब्जेक्ट में, यानी वो एक यूनिक आइटम है। उस कंप्यूटर के साथ आप एज को नहीं लिखेंगे, अली का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो एक यूनिक आइटम ही उस फील्ड में स्टोर होगा। अ कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड्स इज अ रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड में डिफरेंट सेट ऑफ फील्ड्स जो हैं वो मिलकर एक जो है वो रिकॉर्ड को बनाते हैं। और वो सारे जो फील्ड्स हैं याद रखिएगा वो इंटर रिलेटेड हैं, आपस में उनका भी ताल्लुक है। एक रिकॉर्ड में जितनी फील्ड्स होती हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे अगर आप इंटर रिलेटेड भी ऐड कर लेना तो ज़्यादा मीनिंगफुल है। A complete set of interrelated fields is a record. Each complete set of records is a table. बिल्कुल इसी तरह काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को अगर आप कंबाइन कर दें तो वो आपका क्या बन जाएगा, टेबल। और ये भी इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स ही होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक टेबल में अगर स्टूडेंट का टेबल है, तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंटर रिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि वो तमाम स्टूडेंट्स एक ही ग्रुप में हैं, ऑब्वियसली तभी वो उस टेबल में हैं। या एक इंस्टीट्यूट में है अगर बहुत सारे, अगर आपने एक ही टेबल बनाया हुआ, ठीक है, तो यानी किसी हद तक वो एक इंटर रिलेटेड जो है ना वो है किसी हद तक, राइट। अ रिलेशनल डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, जबकि आपका डेटाबेस जो है वो इन तमाम टेबल्स का कलेक्शन है, इनका मजमुआ है। ईच एंटिटी इज स्टोर्ड इन इट्स ओन टेबल। देखिए एंटिटी, यहाँ एक नया वर्ड आ गया, एंटिटी डेटाबेस में अक्सर हम यूज़ करते हैं। आपके जितने टेबल्स बनते हैं ना डेटाबेस में, वो हर टेबल एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके इंस्टीट्यूट में टीचर का एक टेबल एक बनेगा, स्टूडेंट का बनेगा, और अगर एक कोर्स का टेबल बनेगा, तो ये तीनों क्या हैं, आपकी एंटिटीज़ हैं। आप इसको डेटाबेस इंप्लीमेंट करने से पहले जब आप इसको डिज़ाइन करते हैं ना, वहाँ इसको आप एंटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये तीन एंटिटीज़ हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी बिकम द फील्ड्स और कॉलम्स इन द टेबल। तो ये जो एंटिटीज़ हैं, आप एंटिटीज़ की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, मैं अगर आपसे पूछूंगी स्टूडेंट के क्या फीचर्स हैं, क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, आप कहेंगे स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, उसकी एज। तो ये तीनों चारों क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। उस स्टूडेंट एंटिटी के क्या हैं, एट्रीब्यूट्स। और यही एट्रीब्यूट्स आगे चलकर कॉलम्स बन जाते हैं, जिन्हें हम फील्ड्स भी कहते हैं, राइट जी। रिलेशनशिप्स आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू कॉमन कॉलम्स इन 2 और मोर टेबल्स। अब ये रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, देखें ज़रा देखते हैं, आपको मैं यहाँ से बताता हूँ। रिलेशनल डेटाबेस जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, जो डेटाबेस आजकल चल रहा है जदीद दुनिया में, ये होता है रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में देखिए आपके पास एक स्टूडेंट की एंटिटी है, यहाँ पर एक टीचर की एंटिटी है और एक कोर्स की एंटिटी, और ये तीनों मिलकर एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, क्योंकि तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एक स्टूडेंट बहुत सारे टीचर्स से स्टडी कर रहा है, और वो कुछ कोर्स, कोई एक कोर्स या एक से ज़्यादा कोर्स स्टडी कर रहा है, या एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और वो डिफरेंट यानी कोर्स भी आपके, तो ये क्या कहलाएगा, एक रिलेशनशिप कहलाएगा। और रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली आपका, देखिए यहाँ वो कह रहा है रिलेशनशिप्स आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू कॉमन कॉलम्स इन 2 और मोर टेबल्स। यानी और रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं बन जाते, ये जब तक कॉमन कॉलम्स नहीं होंगे ना डिफरेंट टेबल्स में, तब तक आप इन टेबल्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। रिलेशनल डेटाबेसेस की ये फीचर है कि इनमें आपके पास डिफरेंट जो टेबल्स हैं वो रिलेशनशिप्स के थ्रू जॉइंड होते हैं, उनके दरमियान क्या बनते हैं, रिलेशनशिप्स। ये आगे चल के वाज़ेह हो जाएगा, ज़रा अभी आपको शायद क्लियर ना हो, मैं आगे चल के मज़ीद बताऊँगा आपको। डाटा स्टोरेज हायरार्की, देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा यूनिट है ना वो है डेटाबेस, जहाँ पर आपका डेटाबेस स्टोर होता है। अगर आप उसको डेटाबेस को ब्रेक डाउन करें तो आपके सामने बहुत सारे टेबल्स आ जाएंगे, बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। और हर टेबल या हर फाइल जो है वो फर्दर रिकॉर्ड से मिलकर बनता है, और रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके फील्ड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जबकि फील्ड्स वो कैरेक्टर्स से मिलकर बनती हैं, जो बाइट्स होते हैं। जैसे अली है, वो अली में 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 बाइट्स हैं, ठीक है। तो अली की फील्ड्स, अगर आप इसको फर्दर ब्रेक करें एक बाइट को, तो वो बिट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं डाटा स्टोरेज हायरार्की। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं जिनमें डाटा स्टोर होता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जस्ट आपको ज़रा इसको दोबारा देख लीजिएगा। इसमें एक की फील्ड क्या दिखाया गया है। की फील्ड क्या होती है, a field that is chosen to uniquely identify a record so that it can be easily retrieved and processed। याद रखें आपके डाटा, आपके टेबल में, हर टेबल में एक की फील्ड होती है जो कि तमाम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा अभी रोल नंबर का एक कॉलम था, अब वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अगर
कोई ऐसा कॉलम नहीं है आपके उसमें टेबल में, तो फिर डेटाबेस को रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा, डिफरेंट टेबल्स को लिंक करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक फ़ीचर होती है एक टेबल की कि उसमें कोई एक कॉलम ऐसा लाजमी हो जिसके जो कि की के तौर पे सर्व कर रहा हो, की फील्ड हो, और वो उसकी बेस पर तमाम रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे और साथ साथ वो की फील्ड किसी और दूसरे टेबल से भी लिंक हो रही होगी। राइट जी, एप्लीकेशंस ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेस की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं? कुछ मेन एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर ज़रा नोट किए, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। वेब इंडेक्सेस, देखिए आप लोग सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, और हर वक्त गूगल का ये काम है कि वो इंडेक्सिंग कर रहा है। जब भी कोई वेबसाइट इंट्रोड्यूस हो रही है, कोई नया उसके सामने डाटा एलिमेंट आ रहा है, वो अपनी रेपोजिटरी जो है डाटा जो डिक्शनरी है वो मेंटेन कर रहा है। तो डाटाबेस हर वक्त उसका मेंटेन हो रहा है, उसे हम कहते हैं वेब इंडेक्सेस। तो वहाँ पर बड़ी एक अच्छी एप्लीकेशन है इसकी। लाइब्रेरी कैटलॉग्स, आप लोग जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में, लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाते हैं, वहाँ भी उन्होंने एक डेटाबेस जो है वो मेंटेन किया होता है। बिल्कुल इसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, आपके पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको बर वक्त जो एक्सेस किया जाता है, फिर डॉक्टर्स के लिए बड़ी सहूलत होती है, पुराना तमाम उसकी हिस्ट्री जो है वो पेशेंट की लोकेट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट्स में इसकी एक एप्लीकेशन है और तमाम बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ऑनलाइन एक्सेस हो जाते हैं डेटाबेस के थ्रू। और इस तरह से बिल्कुल इसी तरह स्टॉक कंट्रोल में इसकी एक यूज़ है, स्टॉक एक्सचेंज में इसका काफ़ी यूज़ है, और वहाँ पर तमाम कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं उनकी प्राइसेस का एक डेटाबेस बना होता है और अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, या फिर इसके अलावा टेलीफोन डायरेक्टरीज आप देखते हैं जो 17 पर आजकल तो ये सर्विस चली गई है, लेकिन पहले पहले हम देखते थे काफ़ी टेलीफोन डायरेक्टरीज होती थी और अच्छा खासा एक बड़ा डेटाबेस होता है, तमाम उसके लैंडलाइन नंबर्स जो हैं गिवन होते हैं, तो वो आपको ऑनलाइन डेटाबेस के थ्रू आपको अवेलेबल हो जाती है। ट्रेन टाइम टेबल वेबसाइट पर आप देखते हैं, डिफरेंट ट्रेन के टाइमिंग्स आपको अवेलेबल होते हैं, तो वो भी बैक एंड पर एक डेटाबेस मेंटेन हो रहा होता है। एयरलाइन की बुकिंग के लिए भी सिमिलरली जो है वो चल रहा होता है। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपकी ई कॉमर्स की इन्फॉर्मेशन जो है हर वक्त आप लोग आपके क्रेडिट कार्ड की जो वहाँ डेबिट कार्ड्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, जो ठीक है, आपके जो नंबर्स होते हैं ना जो मैच हो रहे होते हैं, फिर ही आपको एक्सेस मिलती है, पेमेंट होती है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है एक डेटाबेस के लिए। कस्टमर हिस्ट्रीज़, ठीक है, एक कंपनी है कुछ क्लाइंट्स के साथ डील कर रही है, पास्ट क्या हिस्ट्री रही उस कस्टमर के साथ आपकी, तो वो आप मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक मार्केट प्राइसेस का अभी हमने देखा जिस तरह से, सिमिलरली एंड सो ऑन। तो इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशन हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। यहाँ देखिए ये एक अमेज़ॉन की वेबसाइट दिखाई गई है, दुनिया में सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स का स्टोर है वो अमेज़ॉन उसमें डील कर रहा है। तो इनका बहुत बड़ा डेटाबेस है जो कि ऑनलाइन आपको अवेलेबल, आप इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बहुत बड़ा डेटाबेस के साथ लिंक्ड है। इसी तरह गूगल मैप आप यूज़ करते हैं और जब भी आप जूम करते हैं कोई लोकेशन तो उसके साथ बहुत सारे सिटीज़ का रिकॉर्ड आ जाता है, बहुत सारी जो है, तो ये एक बहुत ही डीप किस्म का डेटाबेस है और बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स हैं इसमें, तो एक वसी एक वास्ट डेटाबेस है ये। बिल्कुल इसी तरह आपके देखिए जर्नल्स या रिसर्च पेपर्स हर वक्त आप एक्सेस करते हैं, जो रिसर्च हो रही है दुनिया में, बहुत एक रेपोजिटरी है, बहुत वाइड इसकी जो है ना एक एप्लीकेशन है। तो डेटाबेस को यानी इसकी एप्लीकेशंस को आप अहाता नहीं कर सकते थोड़े से टाइम में, बहुत सारी इसकी काउंटलेस एप्लीकेशंस है। राइट जी, तो एक डेटाबेस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं इसके कंपोनेंट्स में? एक तो ये कि बड़ा बुनियादी चीज़ है डाटा, उसके बाद सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड है, साथ साथ हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर के बगैर आप ज़ाहिर है सर्वर ही नहीं बना सकते। अब जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी ना DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर इसका एक बड़ा बुनियादी कंपोनेंट है। राइट जी, तो हार्डवेयर भी बड़ा ज़रूरी है, हार्डवेयर के बगैर आप इस DBMS को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। राइट जी, यूज़र्स, एंड यूज़र्स जो हैं जो कि एक्सेस करते हैं, तमाम यूज़र्स एक ऑर्गेनाइजेशन के जो उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो भी उस सिस्टम का पार्ट है। तो डेटाबेस सिस्टम में बेसिकली ये चार बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं, डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड यूज़र्स। राइट जी, डेटाबेस सिस्टम अलाउ यूज़र्स टू, देखिए कौन कौन से ऑपरेशंस
जो है आपको अलाउ किए जा सकते हैं। इसमें आप स्टोर करते हैं डेटाबेस में, ठीक है, डाटा स्टोर करते हैं, फिर स्टोर करने के बाद उसे अपडेट करते हैं, फिर आप रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव कहते हैं निकालना डाटा, जो आपका मतलूबा डाटा, आप उसको एक ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उसको यानी मेंटेन करते हैं वक्त के साथ साथ, आपको काफ़ी ट्यूनिंग्स करनी पड़ती हैं उसमें, साथ साथ आप प्रोटेक्ट करते हैं अपने डाटा को। एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है डाटाबेस का कि आप उसमें डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई अनऑथराइज यूज़र उस डाटा को एक्सेस ना कर सके। राइट जी, कुछ यूज़र्स होते हैं आपके डेटाबेस एनवायरनमेंट में, जिस तरह एंड यूज़र्स अभी मैंने देखा, जितने भी डेटाबेस के याद रखें इस्तेमाल करने वाले, चाहे वो टेक्निकल यूज़र्स हैं चाहे वो नॉन टेक्निकल हैं, तमाम को हम कहेंगे दीज आर एंड यूज़र्स। और ये रिमोट भी हो सकते हैं, कहीं वेब सर्वर से, वेब बेस्ड सर्विस घर पर बैठकर रिमोट दुनिया में कहीं पर यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस को, तो वो एंड यूज़र्स कहलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ डेटाबेस सर्वर वर्क कर रहा होता है वहाँ पर होते हैं, और ये आपके डीबीए को असिस्ट कर रहे होते हैं, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डीबीए को जो है वो काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं। डीबीए कौन होता है? जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, डेटाबेस को मेंटेन कर रहा होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और टेक्निकल इसका एक रोल है, सर्टिफाइड एक बंदा होता है जो कि बाकायदा क्वालिफाइड होता है और तमाम मैनेजमेंट कर रहा होता है उस डेटाबेस की। डेटाबेस सिस्टम प्रोग्रामर, कुछ प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि उनको असिस्ट कर रहे होते हैं इस एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली ये चंद एक रोल्स हैं जो कि डेटाबेस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट, अच्छा देखिए, डेटाबेस अब आपको पता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और डीबीएमएस भी हम देख चुके हैं, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स दैट इंफॉर्मेशन। अब ये जो डीबीएमएस है ये कौन कौन से कंपनीज़ हैं जो कि बना रही हैं, या आप इसमें लें किस किस ब्रांड्स, कौन कौन से ब्रांड्स जो हैं डीबीएमएस के अवेलेबल हैं मार्केट में, जिन्हें आप यूज़ करके डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओरेकल है। ओरेकल जो जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं वो नॉर्मली ओरेकल पर ही वर्क करते हैं, और छोटे मोटे जो डीबीएमएस हैं छोटा मोटा, ठीक है, वो उसको ओरेकल यानी वो जो है ना, जो बड़े फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, ठीक है, वो ओरेकल पर ही अपने डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। और यानी छोटे लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर अगर आपने कोई डेटाबेस बनाना है तो आप ओरेकल पर नहीं जाएंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है, तो आप उसे यूज़ करके अपना डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर हज़ारों में, लाखों में, ठीक है ना, इवन करोड़ों में अगर आपकी कस्टमर बेस है, इतने सारे यूज़र्स हैं, तो फिर आपको ओरेकल पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह एक DB2 है IBM की प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ये भी कामयाब रहा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जो कि छोटे स्मॉल लेवल पर डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। इनग्रेस है, पोस्टग्री एसक्यूएल, इसी तरह माई एसक्यूएल है। ये आजकल ऑनलाइन जो ज़ाहिर है डेटाबेसेस के साथ लिंक हो रही हैं आपकी वेबसाइट, तो माई एसक्यूएल का बड़ा इसमें रोल है, बड़ी एक इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। राइट, तो वैसे ज़्यादातर जो एप्लीकेशन मैंने देखी है वो है ओरेकल की, या फिर माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर की, या फिर माई एसक्यूएल की, और साथ साथ MS एक्सेस तो चल ही रहा है, ठीक है, स्मॉल लेवल पर इसकी भी खासी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एंड डेटाबेस क्या होती है? देखिए, एक डेटाबेस जो है ना, फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात याद रखिएगा, डेटाबेस की बहुत वाइड एप्लीकेशन है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस दुनिया में। वक्त के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हर जगह डेटाबेस इन्वॉल्व है, दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, और किस तरह कितनी तेज़ी से डेटाबेस ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटाबेस कौन मेंटेन कर रहा है? नादरा। कितनी तेज़ी से देखें पॉपुलेशन जो है वो, तमाम जो डेटाबेस है, चाहे वो आपका पासपोर्ट है, चाहे आपका CNIC है, और इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, ठीक है, तो तमाम जो डेटाबेसेस हैं ये आपस में लिंक्ड हैं। और ये इसी तरह आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन, वो सारी जो बैक एंड पे चीज़ें स्टोर होती हैं ना, वो डेटाबेस में होती हैं। अब अगर देखें, आप लोग अपने दोस्त की प्रोफाइल देखते हैं, वो डाटा एकदम से आपके सामने आ जाता है, ठीक है, उनकी जो आप करते हैं ना, जो स्टॉकिंग करते हैं आप, तो वो फिर यानी वो कहीं से उठा रहा है वो डाटा, और वो डाटा यकीन किसी डेटाबेस से पिक कर रहा है। अगर डेटाबेस एफिशिएंट नहीं होगा तो वो आपको डिले करेगा, डिले लगाएगा, ठीक है ना, यानी वहाँ पर डिले होगा, फिर वो आपको जो है वो प्रॉपर वक्त से आपको एक्सेस नहीं होगा। तो इस तरह से बिल्कुल इसी तरह आप कोई ईमेल यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर, जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, ठीक है, इनके जो लॉगिन पासवर्ड्स हैं कहीं पर स्टोर्ड हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर्ड है।
तो इस तरह से इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और हर वक्त आप इनको यूज़ कर रहे होते हैं यानी आप अननोइंगली, आपको पता नहीं होता, लेकिन बैक एंड पर आप उस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए डेटाबेस में आपके एंड पर क्या होती है, एप्लीकेशन होती है, जबकि दूसरे एंड पर एक सर्वर होता है जहाँ से आप डाटा को उठा रहे होते हैं। देखिए आपके एंड पर देखें, यहाँ पे शो किया इसने क्लाइंट कंप्यूटर या क्लाइंट एप्लीकेशन। अब क्लाइंट कंप्यूटर पे क्लाइंट एप्लीकेशंस है और वो एप्लीकेशंस आपकी डेटाबेस से लिंक होती हैं, ठीक है। तो वो डेटाबेस, अब फॉर एग्जांपल आप अगर एक सिस्टम पर एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में अगर कोई आपको डाटा नज़र आ रहा है ना, तो वो डाटा वो उस एप्लीकेशन में स्टोर नहीं है, वो डाटा असल में वो पिक कर रहा है कहीं डेटाबेस सर्वर से। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, लिंक्ड हैं। अगर ये डेटाबेस सर्वर कहीं दूर पड़ा हुआ है, रिमोट पड़ा हुआ है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कम्युनिकेट कर रही है डेटाबेस सर्वर से और वहाँ से ये उठा रही है। तो इस तरह से यानी क्लाइंट एप्लीकेशन अलग है और डेटाबेस सर्वर अलग है, ये दोनों एंटिटीज़ अलग हैं मगर ये लिंक्ड हैं। आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन डाटा पिक करती है सर्वर से और फिर ही वो आपको दिखा, चाहे वो आपकी वेब पर दिखा रही है, चाहे वो किसी कंप्यूटर पे आप अगर यूज़ कर रहे हैं। इवन आप जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिस तरह, ये भी एक तरह से डेटाबेस को ही यूज़ करी। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं थिसॉरस डिक्शनरी होती है, वो क्या है, डिक्शनरी में आप उसको कंसल्ट करते हैं, वो पीछे डेटाबेस का बन रहा है तमाम वर्ड्स का, और वो एकदम से आपके सामने आ जाते। तो वो यानी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी छोटे छोटे लेवल पर एक डेटाबेस जो है वो मेंटेन कर रही होती हैं। एवोल्यूशन ऑफ डेटाबेसेस, देखिए आपके डेटाबेसेस इवॉल्व हुए वक्त के साथ साथ। सबसे पहले फ्लैट फाइल डेटाबेसेस चलते थे। फ्लैट फाइल डेटाबेसेस में ये होता था कि आपके पास हर टेबल के अगेंस्ट एक फ़ाइल होती थी, यानी एक टेबल जो है वो एक फ़ाइल में ही स्टोर हो सकता था, या सिंगल टेबल जो है वो सिंगल फाइल में ही स्टोर हो सकता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये देख लें, आप आजकल जो एक्सेल है ना आपकी, एक्सेल वो डेटाबेस नहीं है। अक्सर बच्चे समझते हैं कि शायद ये एक्सेल जो है ये डेटाबेस है, मगर ये डेटाबेस नहीं है, वो तो एक अलग से फ़ाइल, जैसे एम एस वर्ड की एक फ़ाइल है ना, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एम एस एक्सेल की भी एक फ़ाइल है। उसमें बेशक आप डाटा ज़रूर स्टोर करते हैं, उसको आपस में सेल्स को लिंक ज़रूर करते हैं, मगर वो डेटाबेस नहीं कहलाता। उसे आप कह सकते हैं दैट इज़ अ फ्लैट फाइल डेटाबेस। क्यों? क्योंकि उसमें आप एक ही फ़ाइल बनेगी, ठीक है, और वो स्टोर होगी, मगर आप वहाँ पर डिफरेंट टेबल्स को आपस में लिंक नहीं कर सकते। अगर आप एक एम एस एक्सेल पर एक टेबल बनाते हैं तो वो आपका स्टोर हो जाएगा, मगर उसको अगर आपने दूसरी टेबल्स के साथ अगर लिंक करना है तो वो आप नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको रिलेशनल डेटाबेस जो नीचे फोर्थ कैटेगरी उस पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, फ्लैट फाइल के बाद आए आपके इंट्रोड्यूस हुए हायरार्किकल डेटाबेसेस और उसके बाद नेटवर्क डेटाबेसेस आए। इसमें भी काफ़ी लिमिटेशंस थी, अभी ऑब्सलीट हो गए, अब यूज़ नहीं होते। अब तो ये आपके रिलेशनल डेटाबेसेस यूज़ होते हैं। इसमें इसकी ख़ास बात ये थी कि इसमें पेरेंट चाइल्ड जो है ना, हायरार्किकल और नेटवर्क डेटाबेस, इनमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स होते थे। आप जो आपके रिकॉर्ड्स थे वो आपस में लिंक हो जाते थे और उनमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स होते थे। एक रूट नोड होता था और उसी के थ्रू आप तमाम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते थे। तो ये इसकी कुछ काफ़ी लिमिटेशंस थी। आजकल जो है वो रिलेशनल डेटाबेसेस चल रहे हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस की एक फ़ीचर ये है मेन कि इसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं आपके, और वो टेबल्स आपस में लिंक हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिससे मैंने अभी बात की आपकी फ्लैट फाइल डेटाबेस, इसमें ये होता था कि आपका एक टेबल एक ही फाइल पर स्टोर हो सकता था, ठीक है। जबकि और फिर जाहिर है कि फ़्लैट फाइल में जब इस तरह से बात है कि एक टेबल एक ही फाइल पे स्टोर हो रहा है, तो फिर आप डिफरेंट टेबल्स को अगर स्टोर करना है आपने, तो उसको वो फिर डिफरेंट फाइल्स पर स्टोर होंगी ऑब्वियसली, और फिर वहाँ पर आप डिफरेंट टेबल्स को लिंक नहीं कर सकते जब वो डिफरेंट फाइल्स पर स्टोर हो रही। लेकिन रिलेशनल डेटाबेसेस जो है वो बैक एंड पर एक ही फाइल है, ठीक है, और उसी में डिफरेंट टेबल्स होते हैं आपके, और वो आपस में लिंक हो रहे होते हैं और उनको आप इजीली लिंक कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी फीचर है रिलेशनल डेटाबेसेस की, इसीलिए इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए। और रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ साथ एसक्यूएल लैंग्वेज भी चूँकि आ गई, ये एसक्यूएल लैंग्वेज डिफरेंट टेबल्स के साथ वर्क कर सकती थी, तो ये भी इसकी बड़ी फीचर है। ज़रा हम देखते हैं फर्दर फ्लैट फाइल और रिलेशनल डेटाबेस को फर्दर ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए फ्लैट फाइल डेटाबेसेस में ये होता है कि वो जो पुरानी आपकी एप्लीकेशंस थी ना, वो जस्ट एक ही टेबल यूज़ करती थी, वो मल्टीपल टेबल्स यूज़ करने के काबिल ही नहीं थी।
वो एक ही टेबल यूज़ करती थी और ज़ाहिर है वो एक टेबल जो है वो अपनी एक फ़ाइल में ही डाटा स्टोर करता था, तो हम उसे कहते थे फ्लैट फाइल डेटाबेस। लेकिन अगर सपोज़ उन एप्लीकेशंस में अगर आपको डिफरेंट टेबल्स बनाने पड़ते भी थे अगर, तो फिर ज़ाहिर है हर टेबल के अगेंस्ट एक ही फ़ाइल आप स्टोर करते थे। यानी आपके पास अगर जितने भी टेबल्स हैं उनके लिए अलग अलग फ़ाइल्स आप स्टोर करते थे। हर टेबल के अगेंस्ट लाजमी एक फ़ाइल होगी। तो इस तरह से आपको लिंक करना मुश्किल हो जाता था। एक सिस्टम बन जाता था ज़रूर, एक कंप्यूटराइज सिस्टम, लेकिन इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ। आपके अदारे में, कॉलेज में सपोज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट अगर अपने एंड पर एक फ़ाइल स्टोर कर रहा है अलग से, ठीक है ना, फ़ी का सेक्शन अलग से एक फ़ाइल बनाकर स्टोर कर रहा है, लाइब्रेरी का सिस्टम अलग से बनाकर एक फ़ाइल स्टोर कर रहा है, अपने तमाम जो टेबल का डाटा है वो अपनी एक फ़ाइल अलग से स्टोर कर रहा है। तो इस तरह से तमाम एक सिस्टम बन तो जाएगा मगर वो आइसोलेटेड रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो इसको आप कहेंगे फ़ाइल सिस्टम कहेंगे, फ्लैट फाइल सिस्टम कहेंगे। और इस तरह से होता ये था कि आपको लिंक करना मुश्किल हो जाता था। एक डिपार्टमेंट का डाटा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अगर लिंक करना है आपने कि जी एक फॉर एग्जांपल अगर कितने स्टूडेंट्स हैं, वो कितनी फ़ी उनकी पेंडिंग है, तो ये ज़ाहिर है आप स्टूडेंट्स का डाटा और फ़ी का डिपार्टमेंट का जो डाटा है दोनों की फ़ाइल्स को लिंक करके, दोनों के टेबल्स को लिंक करके इन्फॉर्मेशन आप रिट्रीव करेंगे। तो ये एक फ्लॉ था फ्लैट फाइल डेटाबेस। तो ये जो थी लिमिटेशन ये आपकी डेटाबेसेस में कवर हो गई थी। डेटाबेसेस में आपके पास तमाम जो टेबल्स हैं वो आपस में लिंक होते हैं, डीबीएमएस में सब लिंक हो रहे होते हैं और फिर आप कहीं से भी कोई किसी भी टेबल को लिंक करके वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। राइट जी, यहाँ ज़रा आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लैट फाइल में काफ़ी रिडंडेंसी भी पाई जाती थी। ज़ाहिर है जब बहुत सारी फाइल्स इंटरैक्ट करती थी तो उसमें आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होता था कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी में भी है, स्टूडेंट की ही इन्फॉर्मेशन एडमिशन डिपार्टमेंट में भी है और वो एक और जगह पर भी है, तो वो डुप्लीकेशन आ जाती थी, उससे हम कहते थे रिडंडेंसी। तो इस तरह से काफ़ी जो है ना इसमें प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा कुछ इसमें एरर्स भी आ जाते थे, काफ़ी टाइम डिलेज आ जाते थे। तो ये तमाम जो लिमिटेशंस थी आपकी, ये तमाम कवर हो गई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। और रिलेशनल डेटाबेस क्यों कहते हैं रिलेशनल इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलेशन होते हैं। रिलेशन कहते हैं टेबल को, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस इज़ मेड अप ऑफ सेट ऑफ टेबल्स। इसमें बहुत सारे टेबल्स जो हैं वो आपस में लिंक हो रहे होते हैं। और लिंक कैसे होते हैं, एक कॉमन फील्ड होती है, ठीक है, डिफरेंट टेबल्स में एक कॉमन फील्ड होती है, फिर ही आपके रिलेशनशिप्स जो हैं डिफरेंट टेबल्स में बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर का टेबल, रोल नंबर का कॉलम आपको पता है स्टूडेंट के टेबल में होता है। अब यही रोल नंबर का कॉलम अगर फ़ी के टेबल में भी होगा, फिर ही वो फ़ी वाला टेबल स्टूडेंट के टेबल के साथ लिंक हो सकता है। तो इसको इस तरह से आप रिलेशनशिप बना देते हैं डिफरेंट टेबल्स के दरमियान। आजकल यही सिस्टम चल रहा है रिलेशनल डेटाबेसेस। फ्लैट फाइल का सिस्टम एज सच नहीं चल रहा क्योंकि उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस अभी आपने देखी। राइट, ये अभी हम थोड़ी सी इस पर हमने बात की। इस तरह से आपके डिफरेंट ना रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स जो हैं वो लिंक हो जाते हैं और आप किसी भी टेबल के साथ लिंक करके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। डेटा ऑपरेशंस इन डीबीएमएस। देखिए आप डीबीएमएस में टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, नया डाटा आपने स्टोर करना है तो डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्यू कर सकते हैं रिकॉर्ड्स डिफरेंट टेबल्स में। अगर आपने रिकॉर्ड्स को व्यू करना है वो कर सकते हैं, आप सॉर्ट कर सकते हैं, आप क्यूरीज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, आप रिपोर्ट्स जनरेट कर। अभी आपको नहीं आइडिया क्यूरीज़ क्या है, रिपोर्ट्स का भी अभी आइडिया नहीं है। देखिए आपने जब भी डेटाबेस से रिट्रीव करना है डाटा, तो आप एक लैंग्वेज होती है अलग से डेटाबेस में हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल, और उसमें आप क्यूरी लिखते हैं और फिर वो डाटा आपके सामने आ जाता है जो भी मतलूबा डाटा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रोल नंबर 3 का क्या नेम है, मैं क्यूरी लिखूँगा रोल नंबर 3 के हवाले से, उसके मुझे उसका नाम मेरे सामने आ जाए, तो वो नाम आपके सामने फ़ौरन आ जाएगा उस क्यूरी की बदौलत, जो भी नाम होगा उस बच्चे का, उस रोल नंबर का। जनरेटिंग रिपोर्ट्स कहते हैं आपके डेटाबेस की जो आउटपुट है। फॉर एग्जांपल आपके प्रिंसिपल साहब कहते हैं, डिमांड करते हैं भाई मुझे 4th ईयर जो है उसमें कितने बच्चे पास हैं, ठीक है, आपने डेटाबेस में तमाम रिकॉर्ड पास फेल का मेंटेन किया हुआ। अब आप उसमें क्यूरी लिखेंगे कि भाई तमाम वो बच्चे जो 4th ईयर में पास हैं किसी सेशन में, तो उनकी एक रिपोर्ट आपके सामने आ जाए। जो भी आपके सामने एक टेबल बनकर आएगा ना उस रिज़ल्ट का, वो फ़िल्टर होगा, उसकी अगर आप प्रिंट ले लेते हैं, एक रिपोर्ट बना लेते हैं
आपने जस्ट डेटाबेस में एक उसको रिपोर्ट पर जाकर जस्ट क्लिक करना है, ठीक है, वो रिपोर्ट फ़ौरन से आपके सामने जनरेट हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं, यानी डेटाबेस की आउटपुट है बेसिकली रिपोर्ट। राइट, ज़रा देखते हैं फर्दर। टेबल डिस्क्रिप्शन क्या होता है जी? टेबल डिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फील्ड नज़र आ रही हैं आपको। रोल नंबर की एक फ़ील्ड है, स्टूडेंट नेम की एक फ़ील्ड है, यानी फ़ील्ड को कॉलम भी कह सकते हैं। स्टूडेंट एड्रेस की एक और फील्ड है। अब जब भी आप टेबल बनाते हैं ना, तो फील्ड्स के नाम आप स्पेसिफाई करते हैं, साथ साथ देखिए फील्ड टाइप भी देते हैं, स्पेसिफाई द फील्ड टाइप। ये फील्ड टाइप क्या होती है? फील्ड टाइप कहते हैं, याद रखें, जितने भी ये रोल नंबर का कॉलम है ना, इसकी टाइप है इसकी एक न्यूमेरिक टाइप है। अब इसमें जो भी टाइप होगी ना किसी फील्ड में, उसमें उसी टाइप का डाटा आ सकता है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर की टाइप न्यूमेरिक है तो इसमें न्यूमेरिक डाटा आएगा। स्टूडेंट नेम की टाइप अगर टेक्स्ट है तो इसमें सिर्फ टेक्स्ट डाटा आएगा। अब स्टूडेंट एड्रेस की अगर टाइप टेक्स्ट है तो ऑब्वियसली इसमें टेक्स्ट ही आएगा। सब्जेक्ट में सिर्फ आपका अगर अल्फ़ाबेट सपोज कैरेक्टर्स हैं या टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ही आएगा। मार्क्स में अगेन आपका जो है वो, अब कितनी तरह की ये टाइप्स हो सकती हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ फील्ड टाइप्स या डाटा टाइप्स, तो ये कितनी टाइप की हो सकती हैं ज़रा देखते हैं। अच्छा, साथ साथ हमारे पास यस टेक्स्ट फील्ड, अभी आपने देखा टेक्स्ट फील्ड हो सकती है, काउंटर फील्ड हो सकती है। काउंटर फील्ड क्या होती है, मैं इसकी एग्जांपल से वाज़े करता हूँ। यहाँ पर आपको टॉप पर देखिए नज़र आ रही है ना एक काउंटर फील्ड। काउंटर फील्ड ने सिर्फ काउंट करना होता है, इसका काउंटर चलता है 1 2 3, जो सीरियल नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 एक तरतीब से, उसको आप कहते हैं काउंटर फील्ड। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूमेरिक फील्ड। न्यूमेरिक फील्ड देखिए, ये हाउस नंबर है, हाउस नंबर का कोई भी नंबर होगा तो वो आपका जो है वो न्यूमेरिक फील्ड है। इसी तरह टेक्स्ट फील्ड आपको नज़र आ रही है नीचे, टाउन। बिल्कुल इसी तरह एक देखें लॉजिकल फील्ड आपको नज़र आ रही है, जहाँ उसने चेक किया हुआ है लॉजिकल फील्ड या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। जिस तरह जेंडर होता है मेल फीमेल, तो उसमें दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स, तो लॉजिकल फील्ड है। इसी तरह करेंसी की एक फील्ड है जहाँ पर आपको डॉलर का साइन या पाउंड का साइन हो सकता है यहाँ पर, तो इसे कहते हैं करेंसी फील्ड। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखें नीचे आपको मेमो की फील्ड नज़र आ रही है। मेमो की फील्ड होती है जो कि आपकी काफ़ी सारे जो कि पैराग्राफ्स इसमें आप लिख सकते हैं। काफ़ी अगर बड़ा आपका ज़्यादा टेक्स्ट है, अगर काफ़ी वर्ड्स हैं उसमें, तो आप जो हैं वो मेमो, यानी मेमो की काफ़ी ज़्यादा लेंथ होती है, और जितना ज़्यादा आप उसमें किस ऐसे टाइप कुछ भी आप उसमें राइट कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, आप इजीली उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जबकि बाकी जितनी फील्ड्स हैं उनके साइजेस जो हैं, उनकी फील्ड विड्थ्स कम होती हैं। आप वो भी स्पेसिफाई कर, हर फील्ड की आप विड्थ्स जो है ना वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसे कहते हैं साइज़। देखें यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, स्पेसिफाई द फील्ड साइज़, यानी जितना आपने फील्ड, हर फील्ड का जो साइज़ है, किस में फॉर एग्जांपल कितने करेक्टर्स आ सकते हैं, किस में कितने न्यूमेरिक्स आ सकते हैं, तो वो साइज़ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा जनाब, एक रह गया ये बाइनरी फील्ड। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये इनफैक्ट बाइनरी है ना, 1 और 0 में ही है। हर पिक्सल जो है ना, ये इनफैक्ट 1 और 0 का कोड होता है, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फील्ड। तो ये इनफैक्ट इन्हीं फील्ड से रहकर ही आपका तमाम जो डेटाबेस है वो मेंटेन हो रहा होता है। राइट जी। अच्छा देखिए, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डाटा डिक्शनरी क्या होती है, मेटा डाटा। जस्ट अगर नाम आपको याद रहे, याद रखें ये जो टेबल डिस्क्रिप्शन है ना, ये तमाम चीज़ें जो आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, चाहे वो कॉलम का नाम, फील्ड का नाम, चाहे वो कॉलम की टाइप, फील्ड टाइप जिसे कह रहे हैं, या फील्ड का साइज़। अब कोई एक ऐसी एंटिटी होती है आपकी, कोई एक ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए डेटाबेस में जो ये तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर करे। ठीक है, एक तो बच्चे हो गया ना आपका डाटा, अली, बिलाल, बिलाल की एज, ये तो हो गया असल डाटा। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ कि जी इन फॉर एग्जांपल देखें, ये जो स्टूडेंट नेम है, ये भी तो एक इन्फॉर्मेशन है ना, कि इस कॉलम का जो नेम का कॉलम है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है स्टूडेंट, STUD_नेम। ये एग्जैक्टली ये नेम जो है ना, ये कहीं पर स्टोर होना चाहिए किसी जगह पर, डेटाबेस के किसी कंपोनेंट में। उस कंपोनेंट को हम कहते हैं रेपोजिटरी। देखिए ये डाटा डिक्शनरी कह सकते हैं उसको, दैट इज़ कॉल्ड डाटा डिक्शनरी। और डाटा डिक्शनरी में क्या स्टोर होता है, मेटा डाटा। याद रखें, मेटा डाटा किसे कहते हैं, डाटा अबाउट डाटा। और फॉर एग्जांपल देखें, ये अली बिलाल क्या है, डाटा।
लेकिन जब मैं बात करता हूँ ना डेटा अबाउट डेटा, तो वो है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, जो इन फील्ड्स के नेम्स हैं, इसे हम कहते हैं मेटा डाटा। तो आपके डेटाबेस का कुछ मेटा डाटा होता है, बहुत सारा मेटा डाटा होता है जो एक कंपोनेंट में स्टोर होता है, उसको हम कहते हैं डेटा डिक्शनरी। इसके अलावा भी मेटा डाटा में और चीज़ें शामिल हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर के लिए आपने कितने न्यूमेरिक्स जो है फील्ड साइज़ दिया, आपकी इस रोल नंबर की क्या जो है वो है, इसकी क्या टाइप है, फील्ड टाइप है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं स्टोर। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसमें कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा बंदा कौन कौन सी जो है टेबल्स को एक्सेस कर सकता है, तमाम राइट्स हैं, परमिशंस होती हैं, ठीक है, किसको कितनी राइट्स हैं, किस यूज़र को कितने राइट्स हैं, वो तमाम चीज़ें मेटा डाटा जो है ना हमें स्टोर होता है, आपके डाटा डिक्शनरी में इनफैक्ट स्टोर होता है। अच्छा जी, फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स देखिए, इसकी मैं एग्जांपल से वाज़े करूँगा। आप लोग जब आपने आइडेंटिटी कार्ड्स अपने बनवाए, नादरा ऑफिस विज़िट किया, वहाँ आपके सामने कुछ फॉर्म्स होते हैं और वो आपसे पूछते रहते हैं डाटा, और वो उन फॉर्म्स में डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है। वो जो आपको नज़र आ रहे होते हैं ना खूबसूरत से बने हुए फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल एक मैं सैम्पल दिखाता हूँ। ये आपके सामने एक फॉर्म है, इसमें आपके पास कुछ फील्ड नज़र आ रही हैं, कुछ लेबल्स नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे लेबल्स हैं और राइट साइड पे टेक्स्ट बॉक्सेस या फील्ड्स हैं। अब फॉर्म का असल में काम ये होता है कि आपको एक कंप्लीट रिकॉर्ड जो है ना वो नज़र आ रहा होता है, और इसमें इजीली आप टैब की प्रेस करके आप इजीली फॉरवर्ड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसमें। तो एक यानी डाटा को एंटर करने के लिए एक बड़ा अच्छा एक टूल है ये डाटा एंट्री के लिए। तो अगर इस तरह से खूबसूरत सा एक फॉर्म डिज़ाइन कर दिया जाता है, बहुत सारे फॉर्म्स इस तरह से डिज़ाइन कर दिए जाते हैं, और फिर वो उस सॉफ्टवेयर का पार्ट रहते हैं, और उसमें और वो आपके एंड यूज़र्स को हेल्प करते हैं डाटा को फीड करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉर्म, राइट। इस देखिए, फॉर्म इज़ नथिंग मोर देन अ कस्टम व्यू ऑफ द टेबल। यानी आपका जो टेबल है ना बैक एंड पर, सपोज उस टेबल में अगर 100 यूज़र्स हैं, लेकिन इस फॉर्म पे आपको उनमें 100 में से एक ही यूज़र का डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही ना एक यूज़र का ही डाटा आपको नज़र आएगा इसमें। तो इस तरह से आप एक रिकॉर्ड को एक वक्त में व्यू कर सकते हैं और उसको उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसमें कुछ एडिट करना है, कुछ आपने उसको चेंज करना है, डाटा मॉडिफाई करना है, तो आप उसको कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स स्पेशल कंट्रोल्स एंड लेबल्स दैट मेक डाटा एंट्री लेस कंफ्यूजिंग। यानी आपके लिए डाटा एंट्री जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट बना देते हैं। देखें, आपको कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर नीचे, सर्च है, जनरेट रिपोर्ट एंड शो ऑल कस्टमर। इस तरह से आप कुछ मज़ीद बटन्स भी इस फॉर्म पर ड्रॉप कर सकते हैं और इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बच्चे होता है आपका फॉर्म, राइट। अगर सपोज़ आपने कुछ मैं आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक और एग्ज़ाम्पल ले लें। मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ जस्ट एक बटन प्रेस करने पर मुझे मेरा डाटा फ़िल्टर हो जाए। अगर मेरे पास फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तमाम का डाटा एक ही डाटाबेस में है, मैं चाहता हूँ जिस फोर्थ ईयर मैं लिखूँ किसी एक फील्ड में, तो मेरे पास तमाम फोर्थ ईयर के बच्चों का रिकॉर्ड आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने व्यू में फ़िल्टरिंग भी करवा सकता हूँ। तो उसको हम कहेंगे व्यूइंग रिकॉर्ड्स थ्रू फ़िल्टर। तो आप फ़िल्टर्स अप्लाई करके उन फॉर्म्स में जो डाटा है उसको व्यू कर। जिस तरह बीएस केमिस्ट्री के बच्चे, फॉर एग्जांपल आप बीएस की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, बीएस के बहुत सारे 9-10 ग्रुप्स हैं, मैं चाहता हूँ सिर्फ बीएस केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेरे पास सामने आ जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म पर जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर होगा, मैं जस्ट वहाँ पर जाकर किसी फील्ड में मैं लिख दूँगा केमिस्ट्री, तो बीएस के सिर्फ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स तमाम जितना भी डाटा है मेरे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर्म्स जो हैं आप इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं, राइट जी। क्यूरी क्या होती है जी? क्यूरी याद रखें, क्यूरी कहते हैं डाटा बेस में से डाटा को रिट्रीव करना, डाटा निकालना, अपना मतलूबा डाटा हासिल करना कम से कम डिले में। अगर आप देखें, अगर लाखों के हिसाब से आपके डाटाबेस में रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं यूज़र्स के, अगर आप उनको वन बाय वन सर्च करना शुरू कर दें तो कितना मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। वो मिलेगा ही नहीं। अगर वो लास्ट में पड़ा हुआ है बिल्कुल, तो वो तो वन से स्टार्ट करेंगे आपको शाम हो जाएगी। तो इस तरह से डेटाबेस डीबीएमएस आपको हेल्प करता है। एक लैंग्वेज है इसकी, एसक्यूएल उसे हम कहते हैं। उसके ज़रिए आपने सिर्फ लिखना है। फॉर एग्जांपल देखें, ये इसका फॉर्मेट है लैंग्वेज का। अगर आप चाहते हैं जी रोल नंबर 34 का क्या नाम है, तो आप ये क्यूरी के 3 लाइंस लिखेंगे और आपके सामने फ़ौरन से उसका नाम आ जाएगा, भाई अली नाम है उसका, ठीक है। तो इस तरह से
ये जो क्यूरी आपको हेल्प करती है, देखें, इट अलाउज DBMS टू लोकेट रिकॉर्ड्स। तो ये आपकी जो क्यूरी है बेसिकली ये उस डेटाबेस पर रन करती है और फिर आपके सामने मतलूबा रिकॉर्ड आ जाती है। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स टू अपडेट रिकॉर्ड्स, ये डिफरेंट टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने के लिए भी यूज़ होता है, राइट। लिस्ट अ सबसेट ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर आप चाहते हैं एक बड़ा सा आपके पास टेबल है उसमें से एक छोटा सा कुछ फ़िल्टर करना चाहते हैं आप, कुछ रिकॉर्ड्स, फोर्थ ईयर के रिकॉर्ड्स सिर्फ चाहते हैं, वो भी सिर्फ पास वाले, फेल वाले नहीं, तो इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर कर सकते हैं, उसके सबसेट्स को हासिल कर सकते हैं। परफॉर्म कैलकुलेशन, कुछ भी कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है, आप वो करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टेबल में एम्प्लॉयज़ का मंथली सैलरी का डाटा गिवन है, आप चाहते हैं उसकी सालाना सैलरी शामिल आपके सामने आ जाए, तो आप उसको उसकी मंथली सैलरी को सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वहाँ आपके सामने तमाम एम्प्लॉयज़ का सालाना सैलरी का रिकॉर्ड आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। डिलीट ऑब्सोलीट रिकॉर्ड्स, आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं क्यूरी के ज़रिए, यानी आपने अगर डाटा पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करना है ना, कुछ भी, ठीक है, वो आप क्यूरी के ज़रिए करते हैं। आपने नया रिकॉर्ड ऐड कराना है क्यूरी के ज़रिए, आपने डिलीट करना है रिकॉर्ड क्यूरी के ज़रिए, आपने मॉडिफाई करना है, अली का नाम अली अहमद करना है तो वो क्यूरी के ज़रिए करेंगे, आपने नया टेबल ऐड करना है डेटाबेस में क्यूरी के ज़रिए करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे काम आप क्यूरी के ज़रिए करेंगे। और क्यूरी का टेक्निकल नाम क्या है जी? SQL। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। और आप चूँकि पढ़ रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस, और रिलेशनल डेटाबेस की एक फ़ीचर है, बड़ी मेन फ़ीचर, कि ये SQL के साथ मिलकर वर्क करती है। SQL जो है ना वो वर्क ही रिलेशनल डेटाबेसेस पर करती है, दूसरे जो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हैं उन पर ये वर्क नहीं करती। ये देखिए आपके सामने एक क्यूरी का थोड़ा सा वो है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक कस्टमर्स का एक टेबल है, ठीक है, आप चाहते हैं सिर्फ उसमें से फर्स्ट नेम नज़र आए आपको, तमाम स्टूडेंट्स के लास्ट नेम नज़र आए और सिटी नज़र आए उनके, या ज़िप कोड नज़र आए, स्ट्रीट एड्रेस नज़र ना आए। तो आपने क्या किया, उसके 4 जो खाने थे ना, देखें शो में जाके उनको चेक कर दिया। तो इस तरह से आपको, इस तरह से आप एक क्यूरी का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। क्यूरी आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह ये है, ओरेकल में इस तरह से लिखी जाती है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इस तरह से इसको एक फॉर्मेट अलग से है, इसे हम कहते हैं क्यूरी बाय एग्जांपल। तो इस तरह से आप उसकी क्यूरी को एक्सेस कर सकते हैं, राइट जी। देखिए रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि रिपोर्ट्स इनफैक्ट आपके डेटाबेस की आउटपुट होती हैं। आप चाहते हैं कि सपोज़ आपके प्रिंसिपल साहब इंक्वायर करते हैं, भाई मुझे 4th ईयर के स्टूडेंट्स का डाटा बताया जाए, दिखाया जाए कि जितने स्टूडेंट्स पास हैं 4th ईयर के, सिर्फ वो उनकी रिपोर्ट मुझे दी जाए। तो आप क्या करेंगे, एक क्यूरी लिखेंगे कि भाई मेरे सामने सिर्फ वो स्टूडेंट्स आ जाएं जो 4th ईयर के हैं और वो पास हैं। तो इस तरह से आपके सामने एक टेबल की फॉर्म में वो तमाम स्टूडेंट्स का डाटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करनी है और उसको एक थोड़ा सा स्टाइल देकर, उसको खूबसूरत सा स्टाइल अच्छा सा ब्यूटीफाई करके फिर आपने उसका प्रिंट ले लेना है। तो इसको हम कहते हैं सिंपली रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, इट ऑफर्स अ वे टू व्यू, फॉर्मेट एंड समराइज द इंफॉर्मेशन इन योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। आप इस रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, इसका हेडिंग, इसको बोल्ड कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सिंपली आपके डेटाबेस की एक प्रिंटिंग फॉर्म में एक आउटपुट है, प्रिंट लेकर आप उसकी आप वो कर सकते हैं, किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। Reports enable you to format your data in an interactive and formative layout for printing or viewing on screen. Each time a report is opened, it displays the most recent data. Yes, याद रखें, जब भी आप रिपोर्ट ओपन करते हैं आपको मोस्ट रिसेंट डाटा, आपने सपोज इससे पहले रिपोर्ट जनरेट करने से पहले एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था, अब आपको वो ज़ाहिर है इसमें रिपोर्ट में वो शामिल नहीं होगा। तो ये अपडेटेड लास्ट में जो रिसेंटली अपडेटेड डाटा है वो तमाम उसके अकॉर्डिंगली आपको शो करवाता है। ये देखें एक रिपोर्ट यहाँ जनरेट की गई है एम्प्लॉयज़, आपके एम्प्लॉयज़ की, जितने एम्प्लॉयज़ थे सपोज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी एक रिपोर्ट है। तो अगर मैं इसका प्रिंट ले लूँगा तो इस तरह से मैं किसी भी रिपोर्ट का प्रिंट ले सकता हूँ और या फिर किसी को सेंड कर सकता हूँ। तो बेसिकली दिस इज़ द आउटपुट ऑफ योर डेटाबेस, राइट जी। आज हमने जस्ट थोड़ी सी डेटाबेस के मुतल्लिक चीज़ें जो है एक्सप्लोर की। नेक्स्ट टाइम हम ज़रा देखेंगे फर्दर, थोड़ा सर्वे करेंगे डेटाबेस की टाइप्स से रिलेटेड। थैंक यू फॉर टुडेज़।